नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक अगेन। थिंक अगेन, फिर से सोचिए। इसके पहले का वीडियो इतना इम्पोर्टेंट था चैप्टर कि उसको मैंने ऑलरेडी 2 बार बनाया है, 3 बार बनाया, और अभी मैं तब तक बनाता रहूँगा जब तक उसकी एक एक कन्वर्सेशन मुझे याद नहीं हो जाती। एक एक कन्वर्सेशन। और ये खाली इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे बहुत इम्प्रेस्ड हो गया उससे, बिकॉज़ वही मुझे सिखाएगा कैसे करते हैं मोटिवेशनल इंटरव्यू। तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ dkbrains.com पे अवेलेबल है मीडियम में। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कलेक्टिव रीथिंकिंग। पहले कौन सा किया था? सबसे पहला इंडिविजुअल रीथिंकिंग, दूसरा इंटरपर्सनल। 2-3 लोग जब साथ में रीथिंकिंग करते हैं, 2 लोग आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे को हेल्प या मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो था इंटरपर्सनल रीथिंकिंग। और लास्ट है, आज कौन सा पढ़ेंगे? कलेक्टिव रीथिंकिंग। मतलब जब बहुत बड़े लेवल पे आप रीथिंक कराना चाहते हैं। और कलेक्टिव रीथिंकिंग में हम लोग सीखेंगे क्रिएटिंग कम्युनिटीज़ ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। क्रिएटिंग कम्युनिटीज़ ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। मैं आपको बता दूं, एक कंपनी है जो मुझे लगता है लाइफ लॉन्ग लर्नर है। उसकी बुक भी आई है उसी नाम से, लर्निंग फैक्ट्री के नाम से। कौन सी? टाटा। तो अगर आप कोई संस्था बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है चार्ज्ड कन्वर्सेशन। चार्ज्ड कन्वर्सेशन मतलब जब बातचीत कर रहे हैं और खूब एक्सट्रीम ओपिनियंस हैं आपके। एक तरफ आप हैं कट्टर हिंदू और एक तरफ कोई है कट्टर उसका उल्टा मुस्लिम या कोई और कम्युनिटी। इनको बोलते हैं एक्सट्रीम कन्वर्सेशन या चार्ज कन्वर्सेशन। इसीलिए इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे डीपोलराइजिंग आवर डिवाइडेड डिस्कशंस। डीपोलराइजिंग का मतलब क्या है? पोलराइजिंग का मतलब क्या है? तो अलग अलग कर दो। हाँ, जब लोग एक्सट्रीम्स में जा रहे हैं, लोगों की और कट्टरवाद बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो कैसे आप कट्टरवाद को कम करें? और ये हमारे घर में भी है। आपके पेरेंट्स मान लीजिए नहीं चाहते आप शादी करें अपनी मर्ज़ी से, वो फिक्स थॉट है उनका, तो कट्टरवादी तो है। तो वहाँ पर भी ये हेल्प करेगा। व्हेन कॉन्फ्लिक्ट इज़ क्लीशे, कॉम्प्लेक्सिटी इज़ ब्रेकिंग न्यूज़। वाह, अमांडा रिप्ले कह रही हैं भाई, वाह। जब कॉन्फ्लिक्ट क्लीशे है तो कॉम्प्लेक्सिटी मतलब आप न्यूज़ को ब्रेक करिए। क्लीशे क्या होता है? लेकिन इतना घिसा पिटा भी नहीं होता। क्लीशे मतलब खाली घिसा पिटा नहीं होता। क्लीशे मतलब बहुत पुराना, जिसके बारे में कोई डाउट ही नहीं लोगों को। पता है ब्राह्मण में ही शादी करते हैं। ये एक बहुत पुरानी चीज़ है। कह रहे हैं जब कॉन्फ्लिक्ट क्लीशे होता है तो कॉम्प्लेक्सिटी इज़ ब्रेकिंग न्यूज़, तो न्यूज़ को ब्रेक करना चाहिए। इसीलिए आज के वीडियो का टाइटल मैं रखूँगा चीज़ों को और मुश्किल बनाओ। ईगर टू हैव अ जॉ क्लेंचिंग इमोशनली फ्रॉट आर्ग्यूमेंट अबाउट एबॉर्शन, हाउ अबाउट इमिग्रेशन, द डेथ पेनल्टी और क्लाइमेट चेंज? इफ़ यू थिंक यू कैन हैंडल इट, head for the second floor of the brick building on Columbia University campus in New York. It's a home of the difficult conversation lab. अगर आपको लगता है कि जॉ क्लेंचिंग ऐसे करके जब आप एबॉर्शन के नियमों पे बात करेंगे, पता है ना, जहाँ पर वो रहते हैं हैप्पी कनाडा में, एबॉर्शन नहीं करवा सकते आप। बहुत से देशों में एबॉर्शन के अगेंस्ट रूल्स हैं, लीगल रूल्स हैं। प्रेगनेंसी हो गई, चाहे रेप में प्रेगनेंसी हो गई, तब भी अबॉर्शन नहीं कर सकते। इसलिए एक ये ऐसी चीज़ है जिसमें लोग इमोशनली फ्रॉट आर्ग्यूमेंट करते हैं। जिनको कराना है अबॉर्शन वो तो बेचारे परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही व्यूज़ हैं इमिग्रेशन के बारे में कि क्यों एक देश दूसरे देश को रोक रहा है, लोगों को आने से रोक रहा है। या डेथ पेनल्टी, बहुत से लोगों को लगता है कि कोई आदमी ने गलत काम किया तो उसको सुधारो, उसको जान से मार के क्या फ़ायदा है। क्योंकि एक आदमी जब मर जाता है तो उसकी वजह से जो दूसरा मर्डर है उसको तो पता भी नहीं चलता कि उसको नहीं मर्डर करना है, नहीं तो मरेगा वो। और ऐसे ही है क्लाइमेट चेंज।
भाई ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, बारिशें हो रही हैं, बाढ़ आ रही हैं, तो इसके ऊपर बहुत से लोग, जैसे सोनम वांगचू ने आमरण अनशन करने की कोशिश की थी 20-25 दिन तक के लिए, और फिर भी नहीं मान रहे। तो ये सारी की सारी इश्यूज़ हैं कॉन्फ्लिक्टिंग चार्ज कन्वर्सेशन। अगर आपको लगता है कि इस तरह की बातों को आप झेल सकते हैं, मतलब क्यों आप बात करने जाएंगे, चलिए हो सकता है ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन आपके घर में कोई ना कोई ऐसी बातचीत होती होगी, जॉ क्लेंचिंग इमोशनली फ्रॉट आर्गूमेंट्स, जब आपको दांत बीजना पड़ता है और गुस्सा आता है कि क्यों सामने वाला मेरी बात नहीं मान रहा है। तो अगर आप ऐसी बातों को झेल सकते हैं तो आपको कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 2nd फ्लोर के ब्रिक बिल्डिंग में जाना चाहिए, जो न्यूयॉर्क में है, और वहाँ पर एक लैब है जिसका नाम है डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन लैब। कौन सी? डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन लैब। इफ़ यू आर ब्रेव इनफ टू विजिट, you will be matched up with a stranger who strongly disagrees with you or views on a controversial topic. और अगर आप हिम्मती हैं तो आपको एक ऐसे आदमी से मिलाया जाएगा जो आपके जैसा ही हिम्मती है और उसके ओपिनियंस एग्जैक्टली उल्टे हैं। जैसे अगर गरिमा को किसी से मिलाया जाए तो बड़ी मम्मी से नहीं, मम्मी जी से, जो एकदम अलग ओपिनियन रखती हैं, या वैभव को मिलाया जाए एक बहुत कट्टर, बहुत स्ट्रिक्ट अमन से, क्योंकि शुरू में बताता है वैभव कि जो बोलते हैं पढ़ते तो हो नहीं, क्या पढ़ाऊँ तुम्हें मैं, ट्यूशन जब पढ़ाया जा रहा था बहुत डांटते थे। तो खैर ये तो फिर भी माइल्ड वर्जन है। वहाँ पर जो लोग बात करेंगे आपसे वो बहुत ज़्यादा बहस करेंगे, लड़ाइयाँ होंगी, और वहाँ पर कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर लोग बहस करेंगे। मुझे याद है एक बार पुतुल के घर पे मैं था, बड़ी मम्मी थी और पुतुल के पापा थे, चिक्की के पापा थे, चिक्की की मम्मी थी, डॉक्टर PL सिंह थे, सब के सब थे। खाना खा के हम आराम से बैठे बात कर रहे थे और तब तक बात आ गई पॉलिटिक्स पर, जिसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा बीजेपी के बारे में, मोदी जी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। मैंने कहा मुझे कुछ पता नहीं, छोड़ दीजिए प्लीज़ मुझे। बोलते हैं ऐसे कैसे, ओपिनियन तो रखना पड़ेगा, या तो हाँ या तो ना। और इसी में पीछे पड़ गए सब के सब मेरे। बोलते हैं आज ऊपर जाने नहीं देंगे आपको, जब तक आप कोई ना कोई ओपिनियन नहीं बताएंगे तब तक हम नहीं जाने देंगे। मैंने कहा मैं ओपिनियन ही नहीं बनाऊँगा, मेरा ओपिनियन है ही नहीं। फिर बड़ी मम्मी ने कहा आशु चलो चलते हैं। लेकिन उस दिन मुझे डर लग गया लोगों से जिनके पास एक्सट्रीम ओपिनियन है। तो आप लोग वहाँ पर जाएंगे और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे एक ऐसा बंदा मिलेगा जो आपसे बहस करेगा। You will be given just 20 minutes to discuss the issue and then you will both have to decide whether you have aligned enough to write and sign a joint statement on your shared views around abortion laws. मान लीजिए आप एबॉर्शन लॉज के बारे में, आपको लगता है कि एबॉर्शन होना चाहिए और किसी को लगता है कि एबॉर्शन नहीं होना चाहिए, तो आप दोनों को 20 मिनट दिया जाएगा डिस्कस करने के लिए, बहस करने के लिए। उसके बाद आपसे कहेंगे एक कागज़ साइन करने के लिए। उस कागज़ में जॉइंट स्टेटमेंट होगा कि हाँ इस चीज़ पर ये दोनों अग्री करते हैं, और फिर बस आप चले जाएंगे। इफ़ यू आर एबल टू डू सो, नो स्मॉल फीट, योर स्टेटमेंट विल बी पोस्टेड ऑन अ पब्लिक फोरम। और अगर आप ऐसा कर पाए तो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आपकी सारी बातचीत जो आपने साइन किया है वो कहाँ पहुँचेगा? पब्लिक फोरम में, इंटरनेट पे लोग देख सकते हैं। फॉर 2 decades, psychologists who run the lab, Peter T. Coleman, has been bringing people together to talk about polarizing issues. बाप रे बाप, 20 साल से ये काम चल रहा है भैया। इसके जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो लैब चलाते हैं, पीटर टी कोलमैन, और वो इसी तरह के ढेर सारे एक्सट्रीम लोगों को लाते हैं, पोलराइजिंग इश्यूज़ पर बात करते हैं और किसी न किसी तरह से उनके बीच में एक सामंजस्य, एक समझौता, लेकिन ऐसा समझौता होना चाहिए जहाँ पर लोग अपनी मर्ज़ी से खुश हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। His mission is reverse engineering the successful conversations and then experiment with recipes to make more of them. वो सोच रहे हैं कि लोग बहुत उल्टा सोचते हैं, एक दूसरे से बहुत ऑपोजिट सोचते हैं, तो किसी तरह से लोगों को बात करा करके रिवर्स इंजीनियर करा दिया जाए। क्योंकि ये लोग आपस में बात नहीं करते हैं तो शायद इनके ओपिनियंस अलग हैं, तो उनको बात करा करके हम लोग इनकी दोस्ती करा दें और पूरी दुनिया में लड़ाई, किसी भी चीज़ को लेकर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, वैमनस्य नहीं होना चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। To put you in the right mindset before you begin your conversation about abortion, Peter gives you and the stranger a news article about another decisive issue, gun control. US में एक और बहुत बहस वाला मुद्दा है
कहा जाता है कि गन को लाइसेंस के साथ दिया जाए, जैसे कि इंडिया में है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग मानते हैं बल्कि वहाँ पर लाइसेंस की ज़रूरत ही नहीं है। तो गन कंट्रोल के ऊपर कुछ लोग कहते हैं नहीं, सही में मतलब बहुत आराम से मिल जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, इतना आराम से नहीं मिलना चाहिए, कोई भी जाकर के किसी का मर्डर कर देता है। तो कह रहे हैं अगर आप समझ रहे हैं, पहले समझिए, आपसे तुरंत बात करने के लिए नहीं कहेंगे पीटर कोलमैन, वो आपको पहले किसी और आर्टिकल के बारे में, न्यूज़ आर्टिकल अबाउट अनदर इशू, वो आपको दिया जाएगा। मान लीजिए आप एबॉर्शन के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन आपको पहले गन कंट्रोल के बारे में आर्टिकल दिया जाएगा पढ़ने के लिए। वॉट यू डोंट नो इज़ दैट देयर आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ गन कंट्रोल आर्टिकल्स। जो आपको पता नहीं है वो ये कि गन कंट्रोल के बारे में जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं उसमें अलग अलग वर्जन्स हैं। किसी में कहा गया है कि बहुत फिक्स्ड थॉट हैं कि हाँ होना चाहिए, सबके पास गन होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। किसी में कहा गया है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा है अरे इसके बारे में बहुत सीरियसली मत सोचो। ऐसे अलग अलग वर्जन्स हैं ओपिनियंस के आर्टिकल्स में। एंड विच वन यू रीड इज़ गोइंग टू हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन वेदर यू लैंड ऑन द सेम पेज अबाउट एबॉर्शन। और कौन सा वर्जन आपके पास आएगा उससे इम्पैक्ट पड़ेगा जो एबॉर्शन के बारे में बातचीत करेंगे उस पर। बताइए क्यों? आपने एक आर्टिकल पढ़ा गन के बारे में, तो एबॉर्शन के बारे में आप क्यों इम्पैक्ट करेंगे? तो ये होगा कि अगर मान लो मैं अबॉर्शन के फॉर्म में हूँ तो मैं कोई करवा लेगा तो बंदूक को भी जाके मार डालूंगा। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, बायसेस। अगर मान लीजिए आपको मैं कुछ देर के लिए चॉकलेट, आइसक्रीम, पैटीज़, इस तरह की बातें करूँ 10, 15, 20 मिनट के लिए, उसके बाद आप मार्केट जाएं तो पक्का है कि आप कुछ खा पी के आएंगे। जैसे बड़ी मम्मी टीवी कर रही हैं, अब बहुत जल्दी टीवी आ जाएगा। आपने जो कुछ सुना है उसका इम्पैक्ट तुरंत वाले के बाद में होता ही है। ये थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की वजह से माइंड बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाता है। इफ़ गन कंट्रोल आर्टिकल कवर्स बोथ साइड ऑफ द इशू, making a balanced case for both gun rights and gun legislation, you and your advisor have a decent chance at reaching consensus on abortion. अगर मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड जिससे बात करने, मतलब ऑपोजिट में जो बैठेगा, उन दोनों को एक ऐसा आर्टिकल मिला है जिसमें कि बैलेंस्ड केस दिया गया है, सही समझदारी वाला आर्टिकल दिया गया है गन कंट्रोल के बारे में, गन राइट्स के बारे में और गन लेजिस्लेशन के बारे में, कि गन के लॉज के बारे में। तो इसके चांसेस बहुत हैं कि आप जब एबॉर्शन के बारे में बात करेंगे तो भी आप समझदार इंसान की तरह ही बात करेंगे। अगर अच्छा आर्टिकल मिला तो आप अच्छे तरीके से बात भी करेंगे दूसरे मुद्दे के बारे में। इन वन ऑफ द पीटर्स एक्सपेरिमेंट, आफ्टर रीडिंग अ बोथ साइड्स आर्टिकल, 46% ऑफ पेयर्स वर एबल टू फाइंड इनफ कॉमन ग्राउंड टू ड्राफ्ट एंड साइन स्टेटमेंट टुगेदर। एक्सपेरिमेंट सबको समझ में आ गया? आप जाएंगे, आपको एक दुश्मन दिया जाएगा आपका, जिससे आपको बात करना है किसी एक मुद्दे पर, लेकिन उस मुद्दे पर बात करने से पहले आपको दूसरा आर्टिकल दिया जाएगा इक्वली हॉट, लेकिन वो अगर माइल्ड वर्जन आपने देखा जिसमें कि समझदारी की बात की गई है, तो आप उस मुद्दे पर भी, जो मुश्किल वाला मुद्दा है, आप समझदारी की तरीके से बिहेव करेंगे। और इसका रिजल्ट उन्होंने देखा 46% लोगों ने कॉमन ग्राउंड खोज लिया और फिर स्टेटमेंट साइन किया, और नेट पे इसका रिजल्ट भी है। दैट्स अ रिमार्केबल रिजल्ट, और एक कमाल का रिजल्ट है। बट पीटर वेंट ऑन टू डू समथिंग फार मोर इम्प्रेसिव। लेकिन पीटर ने कुछ और बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव किया। ही रैंडमली असाइंड सम पेयर्स टू रीड अनदर वर्जन ऑफ द सेम आर्टिकल, विच लेड 100% ऑफ देम टू जनरेट एंड साइन अ जॉइंट स्टेटमेंट अबाउट एबॉर्शन लॉज। आपको आर्टिकल दे दिया समझदारी वाला, तो 46% लोगों ने, मतलब तकरीबन आधे लोगों ने कहा ठीक है, समझदार वाला हम भी बोल देंगे। लेकिन कुछ और किया, उन्होंने पहले आर्टिकल दिया रैंडमली दोनों पेयर्स को, एंड सेम आर्टिकल दोनों को दिया, विच लेट देम 100% टू जनरेट द साइन स्टेटमेंट ऑफ अबॉर्शन लॉज। और इस बार रिजल्ट आया 100%। क्या कैसे हुआ? द वर्जन ऑफ द आर्टिकल फीचर्ड इन द सेम इंफॉर्मेशन बट प्रेजेंटेड इट डिफरेंटली। थोड़ा सा मुश्किल है समझने में, जो वर्जन दिया जा रहा है दोनों को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब बात करेंगे उसके पहले आपको एक आर्टिकल दिया जाएगा, ठीक है? द वर्जन ऑफ द आर्टिकल फीचर्ड द सेम इंफॉर्मेशन बट प्रेजेंटेड इट डिफरेंटली। अब मान लीजिए हम लोग दहेज के बारे में बात करते हैं। दहेज का तो बहुत कट्टर हमारे घर में है ही। कुछ लोग हैं जो बहुत फिक्स मानते हैं और दूसरे लोग नहीं मानते।
लेकिन एक आर्टिकल दिया जाएगा जिसमें कि दहेज के बारे में बहुत समझदारी वाली चीज़ लिखी गई है। जैसे दहेज का कॉन्सेप्ट पता है क्यों आया था? ताकि जो मेरे यहाँ से बेटी जा रही है उसके लिए वो पैसे। बेसिकली ये जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था बहुत पुराने ज़माने का, वो एक नया कपल आ रहा है जिसके पास कुछ भी नहीं है, न घर है, न बर्तन है, न कपड़े हैं, न गद्दा है, तो अपनी लाइफ शुरू कर सके। गिफ्ट का कॉन्सेप्ट था। तो ये सिर्फ लड़की के पापा मम्मी क्यों गए? ओरिजिनली ऐसा नहीं था, धीमे धीमे बाद में बना। पहले खाली गिफ्ट दिया जाता था दोनों को। अभी भी जो पैसे रुपए दिए जाते हैं इसी आइडिया से दिए जाते हैं कि इनकी लाइफ अच्छी हो, बट धीमे धीमे वो सड़ गया है। तो लेकिन जो आर्टिकल दिया जाता है ये बताइए इसका मतलब, सेम इंफॉर्मेशन बट प्रेजेंटेड इट डिफरेंटली। वही सेम इंफॉर्मेशन है लेकिन उसको दूसरे तरीके से दिखाई जा रही है। Instead of describing the same issue as black and white disagreement between the two sides, the article framed the debate as complex problem with many shades of grey representing a number of different viewpoints. मतलब कि वो बिल्कुल पोलराइज, मतलब अलग अलग नहीं करके मिक्स्ड भी दे बीच बीच में बता रहे हैं। मान लीजिए मैंने आपको काम दिया कि चावल और दाल मिक्स्ड है, एकदम मिक्स्ड, उसको अलग करिए। एक वो काम है, आधा किलो चावल आधा किलो दाल मिक्स्ड है, कितनी देर में अलग कर लेंगे? कर ही नहीं पाएंगे। और वहीं पर मैंने आपको अलग अलग चावल डाल दिया और मैंने कहा इसको अलग करके किसी डब्बे में पैक करके रख दो, कितना टाइम लगेगा? 2-3 मिनट लगेगा। ऐसे ही आर्टिकल पढ़ने में अगर समझदारी वाला आर्टिकल है चाहे बेवकूफ़ी वाला आर्टिकल है, खैर यहाँ पर बेवकूफ़ी वाले आर्टिकल कम देते थे, समझदारी वाला आर्टिकल दे रहे हैं, लेकिन उसमें रिजल्ट आ रहा है 46%। अब जो आर्टिकल दे रहे हैं वो बहुत मुश्किल आर्टिकल दे रहे हैं। मुश्किल क्यों? इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग द ब्लैक एंड इशू, उस आर्टिकल में साफ साफ नहीं बता रहे हैं कि ये चीज़ सही है या गलत है, बट द आर्टिकल फ्रेम्ड द डिबेट एज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। उस आर्टिकल में लिखा जाता है कि बहुत मुश्किल चीज़ है, इतना आसानी से इसको हाँ या नहीं बोल सकते आप। एंड मेनी शेड्स ऑफ ग्रे, इसमें कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें गलत हैं, कुछ चीज़ें बहुत सही हैं, बहुत सी चीज़ें बहुत गलत हैं। मैनी शेड्स ऑफ ग्रे रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ डिफरेंट व्यूज़, इतने ढेर सारे व्यूज़। जैसे कि एक फिल्म देखी थी हमने वैंटेज पॉइंट। वैंटेज पॉइंट में एक सीन को दिखाया गया, एक शूट होता है या कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उस सीन को कम से कम 7-8 लोगों के एंगल से दिखाया गया। अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग पिक्चर थी। अगर कोई रैंडमली देखे, 10 मिनट का सीन देखे तो आप समझ नहीं पाएंगे फिल्म में क्या चल रहा है, क्योंकि कोई स्टोरी नहीं चल रही है। एक कांड हुआ, एक आदमी है जिसने कांड किया है उसके एंगल से, एक आदमी मरा है उसके एंगल से, एक आदमी हीरो है उसके एंगल से, हीरोइन के अलग से एंगल से। बल्कि जब तक हम लोग 3 एंगल नहीं देखे थे तब तक कहाँ ज़्यादा स्टोरी है किस चीज़ की। एग्जैक्टली। तो ऐसे ही जो आर्टिकल लिखे गए हैं वो अलग अलग लोगों के एंगल से लिखे गए हैं और उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरा ओपिनियन क्या होना चाहिए। As it turns out, of the last century, the great hope for internet was that it would expose us to different views. पिछली सेंचुरी में जब इंटरनेट नहीं आया था, इंटरनेट की खोज ही इसीलिए हुई थी। ये उम्मीद किया जा रहा था कि ढेर सारे इंटरनेट पर लोगों के ओपिनियंस आएंगे, लोग उनको देखेंगे और पोलराइजेशन कम हो जाएगा। अभी दुनिया में दिक्कत क्या थी? इंफॉर्मेशन गैप। इंडिया में क्या चल रहा है यूएस को नहीं पता, चाइना में क्या चल रहा है हमको नहीं पता। तो लोग जब इंटरनेट पे चीज़ें शेयर करेंगे तो लोग कट्टरवादी कम हो जाएंगे। ये उम्मीद थी इंटरनेट से पिछले सेंचुरी में। बट द वेब वेलकम्ड अ फ्यू बिलियन फ्रेश वॉइसेस एंड वैंटेज पॉइंट्स इनटू द कन्वर्सेशन। लेकिन वेब की वजह से केवल कुछ अरब फ्रेश वॉइसेस आए और कुछ वैंटेज पॉइंट्स आए। वैंटेज पॉइंट्स समझ गए? वैंटेज पॉइंट मतलब एक चीज़ को 10 एंगल से दिखाना। अब घर में टीवी आनी है कि नहीं आनी है, गरिमा से भी पूछो, उसका अलग, वैभव का अलग, श्रीश का अलग, मेरा अलग, पापा जी का अलग, श्रद्धा का अलग, सबका अलग अलग ओपिनियन। इसको बोलते हैं वैंटेज पॉइंट। इट ऑल्सो बिकेम अ वेपन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। तो इंटरनेट बेचारा एक वेपन बन गया, एक औजार बन गया, जैसे गन होता है। किस चीज़ का? मिस इन्फॉर्मेशन। इसी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ध्रुव राठी जैसे बच्चे इस समय अरबपति हो रहे हैं। क्यों? कहीं पर कोई व्हाट्सएप पर मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है या कहीं झूठी खबर लाई जा रही है कि इस आदमी की लिंचिंग हो गई, इसको मार दिया, और लोग पब्लिक कट्टरवादी हो रहे हैं।
ये हुआ इंटरनेट की वजह से. It also became a weapon for misinformation, disinformation. By 2016 elections, as the problem of political polarization became more extreme and more visible, solutions seemed obvious to me. कह रहे हैं 2016 में जब इलेक्शन हुआ था तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन क्या है? सबके अपने अपने अलग अलग व्यूज हैं. कोई एग्जांपल दीजिए. जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि मुस्लिम बेकार है, तो पब्लिक में ज़्यादा पावर वाले लेवल पे कह रहे हैं तो ज़्यादा इफेक्ट करेगा लोगों को. अभी 2 वीडियोस देखिएगा आप, 2 वीडियोस रवीश कुमार का. उसमें राहुल गांधी ने वो सारे टैक्टिक्स सीख लिए हैं जो मोदी करते थे. ऑलमोस्ट वो सब एक रेडी होकर के आ गए. स्पीकर सबसे बड़ा आदमी होता है लोकसभा में और सबके सब उसको सुनते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं. मोदी जी गए स्पीकर से मिलने और राहुल गांधी गए स्पीकर से मिलने. स्पीकर ने राहुल गांधी से हाथ मिलाया और मोदी के पैर छुए. राहुल गांधी बोलता है जब आप सबसे बड़ी अथॉरिटी हैं तो आप उसका पैर कैसे छू सकते हैं जो आपसे नीचे है लोकसभा में. तो स्पीकर बोलता है, खैर आपको बता दें स्पीकर भी हमारे बीजेपी का ही चुना हुआ आदमी कहा जाता है, मोहंती नाम है, कुछ ऐसी नाम है ना. तो बोलता है नहीं नहीं वो मेरे से उम्र में बड़े हैं ना, मैं इसलिए पैर छू रहा हूँ. तो ये बोलता है राहुल गांधी, उम्र का बड़ा तकाजा है ही नहीं, यहाँ पर बहुत से लोग हैं आपसे उम्र से बड़े हैं लेकिन आप सबका पैर नहीं छूते, आप मोदी जी का ही पैर छू रहे हैं. इस तरह से वो ट्रेंड हो रहा है. लेकिन फ़िलहाल जो भी है एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल व्यू इसी को बोलते हैं. और ऐसे ही एक और मोहंते नहीं, उस लड़की का नाम क्या है, महुआ मोहिते, उसका भी देखिएगा स्पीच. आग लगा दिया उसने लोकसभा में. 2016 में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रहा था वो ज़्यादा एक्सट्रीम और ज़्यादा विजिबल था. सबको दिख रहा था कि लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं, लोग एक दूसरे को हेट ज़्यादा कर रहे हैं. इसका सोल्यूशन क्या था? बहुत ही आसान. वी नीडेड टू बर्स्ट फिल्टर बबल्स ऑन आवर व्यूज़ फीड्स एंड शैटर इको चेम्बर्स इनटू आवर नेटवर्क्स. इसका सेंटेंस का मतलब बताओ. वी नीडेड टू बर्स्ट फिल्टर बबल्स इन आवर व्यूज़ फीड्स एंड शैटर इको चेम्बर्स इन आवर नेटवर्क्स. जो चीज़ सुनते थे उसमें जो कमियां होती थी उन चीज़ों को निकालना पड़ेगा. नहीं बेटा, न्यूज़ फीड के बारे में, व्यूज़ नहीं. वी नीडेड टू बर्स्ट फिल्टर बबल्स इन आवर न्यूज़ फीड्स. फिल्टर बबल क्या है? फिल्टर बबल का मतलब है आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है गूगल देखता है, अच्छा आपको हेटेड वाले वीडियोस अच्छे लगते हैं, हम हेटेड वाले ही दिखाएंगे. ये चैनल है, न्यूज़ फीड का बबल है, उसको फोड़ दो. एंड शैटर इको चेम्बर्स. इको चेम्बर मतलब आपने एक देखा, ट्विटर देखा हेट्रेड का, और नीचे बहुत से लोग हैं जो उसी हेट्रेड को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इको चेम्बर हो गया. हम लोग ऐसे ही वीडियोस को भी देखते हैं, फिल्मों को देखते हैं, सब कुछ. तो इसको अगर तोड़ दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा. इफ़ यू कुड जस्ट शो पीपल द अदर साइड ऑफ एन इशू, दे कुड ओपन देयर माइंड्स एंड बिकम मोर इन्फॉर्म्ड. अगर किसी तरह से हम इस आदमी को उसके घर में डाल दें, उसके ओपिनियंस को दिखा सकें, तो वो दोनों लोग और ज़्यादा ओपन हो जाएंगे एंड बिकम मोर इन्फॉर्म्ड, और ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे. पीटर्स रिसर्च चैलेंजेस द अजम्पशन. लेकिन पीटर का जो रिसर्च था कहता है ऐसा नहीं हो पाएगा. इसलिए मैंने कहा इस चैप्टर का नाम है, मैंने रखा है और मुश्किल बनाओ. क्यों और मुश्किल बनाओ? देखिए, we now know that where complicated issues are concerned, seeing the opinions of other side is not enough. तो हमने अभी भी देख लिया, जहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं वहाँ पर दूसरे तरफ के ओपिनियंस को देखने से खाली पूरा नहीं होता. देखा कि नहीं देखा? कैसे? मान लीजिए किसी बहुत कॉम्प्लेक्स इशू पर बात हो रही है, मेरी और गरिमा की बात हो रही है शादी को लेकर के, कॉम्प्लेक्स इशू. मैंने अपना ओपिनियन बता दिया, उन्होंने अपना ओपिनियन बता दिया, तो क्या हम दोनों का माइंड बदल जाएगा? राइट. प्लस हमने ये भी देखा, शुरू में जब पहले से एक आर्टिकल दिखाया गया फिर बात कराया गया, तो भी केवल 46% लोगों का, वो जो कि अच्छा था, थोड़ा बहुत मन बदला. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव एक्सपोज्ड अस टू देम बट दे हैवंट चेंज्ड आवर माइंड. आज हम लोग सोशल मीडिया को अलग अलग तरीके से देखते हैं, हम दोनों साइड को देखते हैं, लेकिन उससे हमारा मन बदला नहीं है. नोइंग अदर साइड एग्जिस्ट्स isn't sufficient to leave preacher doubting whether they are on the right side of morality, prosecutor questioning whether they are on the right side of the case, or politicians wondering whether they are on the right side of the history. कितना अच्छा सेंटेंस लिखा है जी.
कह रहे हैं खाली अगर आपको इतना पता चल जाए कि आपसे उल्टा सोचने वाला भी आदमी है तो आपके अंदर का प्रीचर, प्रोसिक्यूटर और पॉलिटिशियन तीनों समझदार नहीं हो जाएंगे। क्योंकि जब भी आप किसी को प्रीच कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आप सही साइड पर हों, गलत साइड पर ना हो। मालूम पड़ा शादी के बारे में आप लोग बोल रहे हैं कि शादी नहीं करना चाहिए, शादी नहीं करना चाहिए, उसके बाद 10 साल बाद बोलें अरे यार लेट हो गया, पहले कर लेते तो अच्छा होता। अभी नहीं लग रहा होगा आपको, लेकिन शायद बाद में लगे। इसलिए क्या मतलब? Isn't sufficient to leave preacher doubting whether they are on right side of morality। अगर आपने आर्टिकल्स देख लिया, सुन लिया, तो भी आप डाउट करते रहेंगे कि मैं सही साइड में हूँ कि नहीं। अगर मैं प्रीचर या प्रोसिक्यूटर हूँ। हाँ, क्योंकि नॉर्मली हम सब प्रीचर की तरह ही बात करते हैं। अच्छा, अगर मुझे दूसरी साइड का भी आर्गुमेंट अगर पता चल गया तो मैं डाउट में रहूंगा। मान लो मैंने बता दिया कि मुझे फिल्म स्कूल क्यों नहीं जाना चाहिए। Isn't sufficient। ये एक कमी है, इसलिए तो नहीं, देखिए मैं वही तो बोल रहा हूँ, थोड़ा पकड़िए। अगर आपने सुन लिया तो आप अपने आप को पक्का नहीं कर पाएंगे कि मैं इस साइड हूँ कि इस साइड हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा। आप जाइए 10 वीडियोस देख लीजिए, आपने उसका ध्रुव राठी के 10 वीडियोस देख लीजिए या किसी और बीजेपी का 10 वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ में आएगा आप कौन सी साइड में हो, सही साइड में हो, गलत साइड में हो। एग्जैक्टली यही बोल रहे हैं। क्योंकि इंटरनेट का तो यही कोशिश था कि लोगों को सारे ओपिनियंस दिए जाएं, उसके बाद लोग दोनों को देख करके जो सही साइड है उसको चूज करें, लेकिन वो नहीं हो रहा है। खाली इतने से नहीं हो रहा है। प्रोसिक्यूटर्स क्वेश्चनिंग वेदर दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द केस, और जो प्रोसिक्यूटर की तरफ सोचते हैं उनके मन में क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आना चाहिए ना, अगर मैं किसी गलत चीज के लिए प्रोसिक्यूट कर रहा हूं, लड़ाई कर रहा हूं, तो मेरे मन में क्वेश्चन आना चाहिए, मुझे रीथिंक करना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। लोगों को दोनों ओपिनियन दिखाओ, लेकिन फिर भी लोग रीथिंक नहीं करते हैं। और तीसरा, अगर आप पॉलिटिशियन हैं जैसे मोदी हैं या राहुल गांधी हैं, वो उनके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, यार इतिहास में क्या होगा। देखिए बिल्कुल ये नहीं सोचते मोदी जी कि मुस्लिम कम्युनिटी को मुझे खराब नहीं बोलना चाहिए। एब्डक्शन आराम से हो जाता है, सीएम को भी उठवा लिया उन्होंने, जेल में डलवा दिया केजरीवाल को। और वहीं पर रमन महर्षि ने क्या किया, एक डाकू आया तो चोरी करने दी, खाली चोरी नहीं करने दिया, उनका स्टेटमेंट ये था, इतिहास में लोग ये कहेंगे एक साधु ने मर्डर किया। कृष्ण जैसे लोग हमेशा इतिहास की बात करते हैं। अर्जुन, इतिहास में जब लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे तो तुम बदनामी से बात किए जाओगे। तो जो लोग बहुत ब्रॉड लेवल पे सोचते हैं वो इतिहास के बारे में सोचते हैं और अपने आप से हमेशा पूछते हैं क्या मैं सही साइड पे हूँ, क्या मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन एक दूसरे के व्यूज़ को जान करके ये नहीं हो रहा है। समझ पाए? हियरिंग एन अपोजिंग ओपिनियन डजंट नेसेसरली मोटिवेट यू टू रीथिंक योर ओन स्टैंड्स। अगर आपने अपने से उल्टा किसी को ओपिनियन को देख लिया, हम लोग रोज़ सुनते हैं, रोज़ ही बात करते हैं, लेकिन उससे हम लोगों का स्टैंस बदलता नहीं है। स्टैंस मतलब मैं जहाँ हूँ मैं वहीं का वहीं रहूँगा, जो मैं सोच रहा हूँ मैं वही सोचता रहूँगा। कितने साल से मैं तुम लोगों की शादी करा रहा हूँ, 2 साल तो हो ही गए। इट मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू स्टिक टू योर गन्स एंड योर गन बैंस। बल्कि उल्टा हो रहा है, अगर आपने दूसरे बंदे के ओपिनियंस को सुन लिया तो आप और ज़्यादा चिपके रहोगे अपने ओपिनियन से। मैं कल सोच रहा था कि जब बड़ी मम्मी के बारे में बोल रहा था, मैं लेवल 2 लेवल 3 बोल रहा था, मुझे लगा बच्चों को समझ में आएगा और लोग मोटिवेट होंगे पढ़ने के लिए। उल्टा बच्चे मुझसे बोल रहे हैं ये क्या बात कर रहे हैं आप तो पहले बोलते थे कि अपनी मर्जी की पढ़ाई करो, अब बोल रहे हैं कि बड़ी मम्मी की तरह पढ़ाई करो, ये बकवास कर रहे हैं आप। तो आपने यू स्टिक टू योर गन्स, स्टिक टू योर गन्स। आप जो सोच रहे थे उसी को और पक्का कर लेते हैं अगर आप किसी का उल्टा ओपिनियन सुनते हैं तो। प्रेजेंटिंग टू एक्सट्रीम्स इजंट अ सोल्यूशन, इट्स पार्ट ऑफ द पोलराइजेशन प्रॉब्लम। अरे बाप रे बाप, पोलराइजेशन प्रॉब्लम क्या है पहले ये बताइए। पोलराइजेशन प्रॉब्लम मतलब एक हिंदू अपने आप को और कट्टर हिंदू बनाए, एक कट्टर हिंदू अपनी खुद की एक टीम बनाए, और जब टीम बना ले तो मुस्लिमों को मारने जाए। ये है पोलराइजेशन। मेरे सेंस बताइए। जैसे मैंने कहा कि पढ़ाई करना चाहिए, कोई ऐसी जो करियर को अच्छा करे। आप बोलेंगे हाँ ठीक है पढ़ूंगा, तो आपने और ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया ऐसी चीज़ें जो करियर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, वहाँ तक ठीक है। फिर आपने किसी आदमी से बात की और बोलता है फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत पैसा है, और आपने और पक्का कर लिया कि अब तो मैं जा रहा हूँ घर छोड़ करके बम्बई। और जब फिल्म
मेकर बन जाऊंगा, हीरो बन जाऊंगा, तभी वापस आऊंगा। ये एग्जैक्टली सही आंसर नहीं है, बट फिर भी ऐसे ही कुछ, जहां पर आपके ओपिनियन और कट्टर फिक्स्ड होते जाते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ पोलराइजेशन प्रॉब्लम। अगर लोग ऑपोजिट बातें सुनते हैं, देखिए मैं एक गरिमा की किसी बात से नहीं राजी करता हूँ, मैं आई एम अगेंस्ट इट, और गरिमा ने वही चीज़ मुझे 10 बार और बोल दी, तो क्या होगा? मुझे और गुस्सा आएगा। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। लोग यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि सॉल्व हो जाए पोलराइजेशन प्रॉब्लम, लेकिन ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, ये प्रॉब्लम का पार्ट है। सोल्यूशन क्या है, अब सुनिए। साइकोलॉजिस्ट्स हैव नेम्ड दिस बाइनरी बायस। इसको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं बाइनरी बायस, कि आदमी 0 या 1 में सोचता है, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे नहीं सोचता है। मतलब समझे, आप ये नहीं सोचते क्या पता पढ़ाई अच्छी चीज़ भी हो, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। मैं जो आपके सामने बैठा हूँ उसका एग्जैक्टली आपके सामने प्रूफ हूँ दैट आई बिलीव इन बोथ थिंग्स। मैं करियर के बारे में भी सोचता हूँ कि हाँ यार वो भी अच्छी चीज़ है, इनकार नहीं कर सकते, और मैं अपने पैशन के बारे में भी सोचता हूँ। आई डोंट फॉलो बाइनरी बायस, मैं एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूँ दोनों केस में। It's a basic human tendency to seek clarity and closure by simplifying a complex continuum into categories. ये जो हमारा सिस्टम 1 है ना, कौन है सिस्टम 1? जो तुरंत एक्शन लेता है बिना कुछ, ये ओ भाई, ये सिस्टम 1 था, तुरंत एक्शन लिया। ये नहीं फेंकूंगा, टूट जाएगा। हमारा सिस्टम 1, देखिए पता है जब मैंने फेंका तो आपके माइंड को तुरंत डिसाइड करना था कहाँ से आ रहा है और मुझे पकड़ना है, तो उसको सिंप्लीफाई करना था एक प्रॉब्लम को। तो जब आप कोई न्यूज़ सुनते हैं तो आपके माइंड का, सिस्टम 1 का काम है, टेंडेंसी है टू सीक क्लैरिटी एंड क्लोजर। पहले मुझे बताओ कि बीजेपी सही है कि नहीं, वो पहले जान लो, उसके बाद टेंशन खत्म हो। इसलिए जब फिल्में भी देखते हैं तो बोलते हैं एंड में क्या हुआ, एंड में क्या हुआ। लाइफ में कभी एंड नहीं आता। अभी आज बड़ी मम्मी पूछ रही थी बच्चों की जिम्मेदारी कब तक संभालनी पड़ेगी, कब बड़े होंगे ये। आज गाल चाट रहे थे और तकिए से लड़ाई कर रहे थे श्रीश और वैभव, और इतनी लड़ाई कर रहे थे कि ऊपर से धमधम आवाज आ रही थी, और फिर दोनों का मुंह ऐसे और बड़ी मम्मी को मैंने कहा रिम्पी जब तक हम लोग जिंदा हैं, जब तक सांस ले रहे हैं, तब तक बसंती नाचती रहेगी। मतलब तब तक हम बच्चों को समझाते रहेंगे। कह रहे हैं हमारे माइंड का कोशिश ये रहता है, बार बार बेचारा ना भी चाहे तब भी टेंडेंसी ये है कि पहले चीज़ों को सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई नहीं और ज़्यादा सिंप्लीफाई, कोई कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूम को तो कैटेगरीज में सही और गलत के रूप में मुझे बताओ, मुझे कॉम्प्लेक्स तरीके से मत बताओ। टू पैराफ्रेज द ह्यूमरिस्ट रॉबर्ट पैंचले, there are two kinds of people, those who divide the world into two kinds of people and those who don't. क्या मस्त सेंटेंस है। एक ह्यूमरिस्ट हैं, मजाक करते हैं, रॉबर्ट बैचले, कहते हैं इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। कौन कौन से 2 तरह के लोग? एक वो जो कहते हैं कि दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, और एक वो होते हैं जो ऐसा नहीं कहते। नहीं, those who divide the world into 2 kinds of world. वही मतलब जैसे आपने बोला कि ये 2 तरीके के लोग होते हैं, उन्होंने डिवाइड कर दिया एक हाँ, एक अंग्रेज जो सबको डिवाइड करते हैं, और दूसरे रमण जैसे लोग जो बोलते हैं चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सब आओ, सब एक साथ साधना करो और दुनिया में भलाई हो। 2 ही टाइप के लोग होते हैं, एक जो डिवाइड करके और गुस्सा फैलाते हैं, हेट्रेड फैलाते हैं, और दूसरा जो लोग नहीं कराते, ये काम नहीं करते। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस एंड द बिगेस्ट इंसाइट जो मैंने आज लिया है। एन एंटीडोट टू दिस प्रोक्लिविटी इज कॉम्प्लेक्सिफाइंग। ये वर्ड पहली बार सुना मैंने। तो अगर इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं, सांप काटता है तो उसको दवाई जो दिया जाता है ना उसको बोलते हैं एंटीडोट। उस दिन उसको सांप काटा था तो हमने मालूम किया था एंटीडोट यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में होता है, सांपों के जहर को लेकर के उसका एंटीडोट बनाया जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ओपिनियंस में, एक्सट्रीम ओपिनियंस और लड़ाई और हेट्रेड, उसका सोल्यूशन क्या है? सिंप्लीफाई करना नहीं, कॉम्प्लेक्सिफाई करना, चीज़ों को और मुश्किल कर दो। शोकेसिंग द रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव इन अ गिवन टॉपिक। आप सामने वाले को 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10, 15, 20 टाइप के ओपिनियंस दो और वो कंफ्यूज हो जाना चाहिए। We might believe we are making progress by discussing hot button issue as 2 sides of a coin, but people are actually more inclined to think again if we present these topics through many lenses of the prism. आपको लगेगा कि
यार 2 बटन होना चाहिए, हॉट बटन एंड कोल्ड बटन, जैसे आपके श्री मॉर्फियस महाराज जी नियो के साथ करते हैं, एक रेड है और एक ब्लू है। ऐसी लाइफ तो होती नहीं। तो इसको आप सामने वाले को 25 टाइप के बटन दे दीजिए कि रेड, ब्लू, पिंक, येलो, अलग अलग वर्ल्ड में जाओ, वहाँ पर मौज करो। आप ऐसा करो कि उनको ढेर सारे लेंस मिल जाएं अलग अलग ओपिनियंस के लिए। टू बोरो अ फ्रेज फ्रॉम वॉल्ट विटमैन, इट टेक्स अ मल्टीट्यूड ऑफ व्यूज टू हेल्प पीपल रियलाइज दैट दे टू कंटेन मल्टीट्यूड्स। वॉल्ट विटमैन बहुत अच्छा राइटर है, बहुत ही अच्छा। वो कहते हैं इट टेक्स मल्टीट्यूड्स ऑफ व्यूज़। अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि उसके माइंड में भी ढेर सारे व्यूज़ हैं, तो उसको ऐसे नहीं मालूम पड़ता खाली एक व्यू दिया तो बस एक ही व्यू रहेगा। जब आपको मल्टीट्यूड व्यूज़ मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप भी मल्टीट्यूड हैं। अब ये भाई साहब हैं, शादी नहीं करना चाहते, आप हैं, शादी नहीं करना चाहते, आप हैं, शादी नहीं करना चाहते, ये शादी करना चाहते हैं, शादी नहीं हो रही है इनकी। ये ब्लैक एंड वाइट। अरे ये सोचना शुरू करो, अगर कभी शादी करते हैं तो क्या करेंगे? शादी तो होगी ही। जो आदमी शादी के बारे में बात करता है ना, या सोचता है, उसकी शादी पक्का होती है। एक बार एक आदमी आया ओशो से पूछने के लिए, या रमन से भी सेम क्वेश्चन पूछा कि मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्या बोले रमन, तुम शादी के बारे में पूछने आए हो ना, तो पक्का कर लो जाओ। शराब के बारे में तो नहीं पूछने आए, पिक्चर देखते जाते हो कि नहीं जाते हो, पूछने नहीं आए हो। इसके बारे में पूछने आए, उसका मतलब सोच रहे हो, तो कर ही लो, करोगे ही तुम। तो अगर आप किसी को चाहते हैं ये बताना कि उसके दिमाग में मल्टीट्यूड ओपिनियंस हैं, तो उसको मल्टीट्यूड व्यूज़ दीजिए। मल्टीट्यूड मतलब अलग अलग न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल्स होने चाहिए जहां एक में हेडलाइन हो मोदी खराब हैं, तुरंत मोदी थोड़े ठीक हैं, मोदी बहुत खराब हैं, मोदी कम खराब हैं, मोदी अच्छे हैं, मोदी बहुत अच्छे हैं, मोदी बहुत 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 अच्छे हैं। ऐसे मल्टीपल रेंज ऑफ ओपिनियंस होने चाहिए और उनकी रियल स्टोरीज होनी चाहिए। तब जाकर के लोग कॉम्प्लेक्सिफाई हो जाएंगे किसी भी इशू पर, और फिर वो साफ साफ नहीं बोल पाएंगे हाँ यार मुझे ये लगता है सही है, मुझे लगता है गलत है। अ डोज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कैन डिसरप्ट ओवर कॉन्फिडेंस साइकिल्स एंड स्पर रीथिंकिंग साइकिल्स। यहाँ पर एक डॉक्टर भल्ला हैं, पता है कौन है, क्या है? हार्ट के डॉक्टर है। 10th तक पता है उनकी हालत क्या थी? 40%, 50%। उन्हीं के दो बच्चे हैं ना, बेटा बेटी? उनके 2 बच्चे हैं, लड़का लड़की, दोनों MBBS कर रहे हैं। और 11th-12th में पता नहीं क्या हो गया, पढ़ने में जुट गए वो। MBBS किया, फिर डिप कार्ड किया। इस समय ही इज़ द ओनली कार्डियोलॉजिस्ट जो लखीमपुर शहर के हैं। आप उनके पास चले जाओ तो भीड़ बड़ी रहती है। डोज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कैन डिसरप्ट ओवर कॉन्फिडेंस साइकिल्स एंड स्पर रीथिंकिंग साइकिल्स। अगर आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस साइकिल को पहले पहचानिए कि आपके अंदर में है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे तो अपने मन का ही काम करना है, नहीं मुझे जो पापा कह रहे हैं वही करना है, दोनों चीज़ें ओवर कॉन्फिडेंस साइकिल है। अगर आप इसको तोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए चाहिए डोज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। आपको उस चीज़ के बारे में मल्टीपल अलग अलग टाइप के व्यूज़ सुनने पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। इट गिव्स अस मोर ह्यूमिलिटी अबाउट आवर नॉलेज एंड मोर डाउट अबाउट आवर ओपिनियंस। इसकी वजह से हमको और ह्यूमिलिटी आती है अपने नॉलेज में कि जो कुछ हम जानते हैं या सोचते हैं वो तो बहुत कम है, और हम डाउट करना शुरू कर देते हैं खुद के ओपिनियंस को। एक एग्जांपल दीजिए, मान लो मुझे डोज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी देनी है खुद को, तो मैं कैसे दूंगा? आप वो किताबें पढ़ो जो आपके थॉट्स के अगेंस्ट है। जैसे यहाँ पर बुक है स्ट्रेट ए स्टूडेंट, क्लास टॉप करने के 5 तरीके। पढ़ी मैंने। नहीं, आपने पूरी नहीं पढ़ी। मैंने एक चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ा है। आपको जो पसंद है, जो व्यूज़ पसंद हैं, जो टॉपिक्स पसंद है, उसको आप पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हो। अब मेरे लिए बिजनेस कुछ समझ में नहीं आता था, ना ही तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग था, तो मैंने बिजनेस की सीरीज़ ज़्यादा बनाई है ताकि मेरा स्पिरिचुअलिटी का ओवर कॉन्फिडेंस क्या था, अगर स्पिरिचुअलिटी सही तरीके से कर लिया तो बॉस पहुंच जाएंगे, पैसे भी आ जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आ जाएंगी, और मुझे लगा था इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल तो मुझे उसमें आई डिसीजन लेने में, क्योंकि पहले मुझे लगता था जो डिसीजन ले रहा हूँ सही है। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि पाइप पकड़ के नीचे उतरना चाहिए, बस पकड़ना चाहिए,
और इलाहाबाद जहाँ मैं रहता था उसके स्टेशन में नहीं जाना चाहिए, मुझे बस पकड़ के जाना चाहिए दूसरे स्टेशन पे, क्योंकि पापा में जब खोजने आएंगे, घर छोड़ के भाग रहा था मैं, तो सीधे इलाहाबाद के स्टेशन पे आएंगे। ये है आई सेंटर समझदारी। और बिल्कुल सही हुआ, पापा ने फ़ोन किया, बोला कौन से ट्रेन में हो, कौन से ट्रेन में हो। मैंने कहा आप क्या खोजोगे मुझे पापा, मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। मेरा डिसीजन। लौट के बुद्धू घर को आए, बेइज्जती हुई। खत्म हो गया था ना? कैसेट खत्म हो गया था। नहीं, वो तो पहले वो तो ट्रेन से गए थे फिर वापस आ गए, उसमें तो बुलाया भी नहीं था उन्होंने। वो सेकंड टाइम की बात कर रहा हूँ। थर्ड टाइम अभी एक और था, पिछली बार भी ऐसे, फिर उसमें भी यही हुआ। क्या बोल के बुलाया पापा ने? आ जाओ, वापस आ जाओ, और क्या। लेकिन जो मेरे साथ हुआ, मेरा कौन सा क्या टूटा? ओवर कॉन्फिडेंस साइकिल। ऐसा होता है कि कोई और आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, समझा नहीं सकता कि ये चीज़ गलत है या सही है। आपके अंदर में जो साइकिल चल रहा है वो टूटना चाहिए। जो इलॉन मस्क जैसे लोग हैं वो बाइनरी नहीं सोचते हैं, ये बिजनेस करना है, ये बिजनेस नहीं करना है। वो सोचते हैं रेंज में। उनके 100 बिजनेसेस में पैसे लगे रहते हैं। कोई 90% प्रॉफिट कर रहा है, कोई 0% प्रॉफिट कर रहा है, कोई माइनस प्रॉफिट कर रहा है, कोई 50% प्रॉफिट कर रहा है। इस तरह के लोग अमेजॉन, टाटा और इस तरह की कंपनी चलाते हैं। ये चीज़ ओशो के साथ नहीं हुआ। ओशो और हिटलर दोनों की प्रॉब्लम थी। यही तो मैंने पढ़ा था, रिलक्टेंट बिलियनर में कहते हैं हिटलर हैड thousands of disciples but Jesus had only 12 disciples। तो 12 disciples मतलब 12 ऐसे हेड लोग हैं जो उस पूरी संस्था को धीमे धीमे अलग अलग हायरार्की में ट्रेन करेंगे, उस संस्था को चलाएंगे। एंड इट मेक्स अस क्यूरियस इनफ टू डिस्कवर इंफॉर्मेशन वी आर लैकिंग। तो जिस चीज़ के बारे में हमारे पास कोई ओपिनियन नहीं है उसको जाकर खोजिए, तभी आप जाकर के और समझदार हो पाएंगे जब आपका ओपिनियन टूटेगा। In Peter's experiment, all it took was framing gun control not as an issue with only two extreme positions, but rather as one involving many interrelated dilemmas. पीटर का बड़ा आसान एक्सपेरिमेंट था, जहाँ पर yes या no वाला आर्टिकल है उसको और ज़्यादा मुश्किल कर दो, उसमें बना दो many interrelated dilemma। अगर कोई आदमी बहुत गरीब है और उसके पास कोई पैसे नहीं है और रहता है ब्रॉन्क्स में जहाँ पर खूब गुंडे मवाली हैं, तो वहाँ तो उसके पास होना चाहिए गन। ऐसे अलग अलग किसी के पास नहीं होना चाहिए। जिस सेक्टर में मुझे पता नहीं कहाँ से कौन से ओपिनियन बनाओगे, येस नो, मे बी येस, मे बी नो, मे बी येस, मे बी नो, ऐसे करके अलग अलग ओपिनियंस आपको बना देना है। बड़ा अच्छा लिखा है आगे। अ जर्नलिस्ट एमेंडा रिप्ले डिस्क्राइब्स इट, द गन कंट्रोल आर्टिकल read less like a lawyer's opinion statement and more like an anthropologist's field notes। कहते हैं कि इसको अगर करना ही है तो आपका लॉयर का ओपिनियन स्टेटमेंट की तरह नहीं होना चाहिए। मतलब लॉयर क्या बोलते हैं, मेरा मुवक्किल सही है, फ्री करो। दूसरा क्या बोलता है, जेल में डालो। ये है लॉयर्स ओपनिंग स्टेटमेंट्स। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट फील्ड नोट्स क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब जो इंसानों की इतिहास को स्टडी करे। वो भी पहले पत्थर अभी उस दिन हमने ये सर्च किया था। और उनके नोट्स बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। ओशो कहते हैं, एक बार उन्होंने एक लेक्चर स्टार्ट किया, बोलते हैं राम जीत गए इसलिए राम भगवान। अगर रावण जीत गए होते तो आज किसकी पूजा कर रहे होते हम लोग? मंदिर में 10 सर वाले भगवान होते और उनका आशीर्वाद लेते और दिखाया जाता कि कितना राम ने प्रताड़ित किया। एक बेचारी लड़की थी, मतलब एक वाइफ थी उनकी, उसको लव मैरिज करना था रावण से, वो मिला था उनसे और जाने नहीं दिया, पकड़कर घसीट लेके वापस ले आए। कितना गलत किया काम। मतलब ये डिटेल नहीं बोला उन्होंने ये कहा रावण का पूजा होता अगर ऐसा होता। उस चीज़ को सुनकर के मुझे बड़ा कन्फ्यूजिंग लगा। इतिहास में अगर आप डिटेल देखना शुरू कर दो तो आप समझ नहीं पाओगे। जो मुझे उस लेक्चर का याद है आज भी, एक आदमी ऐसे ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, उसने पिछले 50 साल का इतिहास खोजा और लिखा। उसके बाद पता है क्या हुआ ना, उसके घर के पीछे ठाए करके आवाज़ आई, किसी ने किसी को गोली मार दी। वो पीछे गया, देखा तो बंदूक वहाँ पड़ी हुई है, जो खूनी वहाँ खड़ा है और ये आदमी मर गया है। लोगों से पूछा हुआ क्या,
कोई बोल रहा है इसकी गलती है, कोई बोल रहा है उसकी गलती है, कोई बोल रहा है नहीं नहीं इन लोगों की गलती है। उस बोलते हैं समझ नहीं पा रहा हूँ किसकी गलती है। वापस आया, उसने अपनी किताब 50 साल की हिस्ट्री जला के फेंक दी। क्योंकि अगर मैं मेरे घर के बगल में तुरंत जो चीज़ हुई है उसके बारे में मैं ओपिनियन नहीं बना पा रहा हूँ, तो इतिहास में कैसे बता सकता हूँ कि ये आदमी सही था, कि वो सही था, कि वो सही था, कि वो सही था। इसलिए कह रहे हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट की फील्ड नोट्स की तरह होता है। वो लिख देते हैं इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, सही गलत हम नहीं जानते। Those field notes were enough to help pro-life and pro-choice advocates for some areas of agreements on abortion in only 20 minutes. तो इन नोट्स को देख करके आपको खाली यही लगेगा भैया कि प्रो लाइफ हो जाओ। प्रो लाइफ मतलब जिंदगी को मारो मत, और दूसरा प्रो चॉइस। अच्छा, प्रो चॉइस मतलब भैया किसी को चॉइस उसी की होनी चाहिए। अबॉर्शन कराना है कि नहीं कराना है एक औरत की चॉइस होनी चाहिए, उसके घर वालों की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी को झेलती है। तो इस तरह से जब आप कंफ्यूजिंग चीज़ें पढ़ते हैं तो आप प्रो लाइफ और प्रो चॉइस एडवोकेट करते हैं। द आर्टिकल didn't just leave people open to rethinking their views on abortion, they also recognized their positions on other divisive issues like affirmative actions and death penalty. इसमें एक वर्ड आया है affirmative actions, जो इसका मतलब बता देगा। मैं उसको कैश 500 रुपये दे रहा हूँ बिना खोजे, या इसको चलो खोज नहीं, खोज लोगे तो पता चल जाएगा। affirmative actions बहुत सख्त के एक्शन पैसे निकाल, देखता हूँ कौन बोलता है। अच्छा वैभव, अरे मेरा Amazon खुला हुआ है, देखा? हाँ हटा दे उसका फ़ोन, छीन लो भाई उसका। सही एक्शन मेरे हिसाब से, जो सही एक्शन। Affirmative मतलब करेक्ट। They also reconsidered their positions on other divisive issues like affirmative action and अफर्मेटिव एक्शन की उनके हिसाब इसी से वर्ड का सही मतलब है। पूछा है। एक्शन इसलिए कहता हूँ पढ़ना शुरू करो। इसी वर्ड का मतलब पूछा है affirmative action का। हाँ कुछ ये फ्रेज है, ओह ये फ्रेज है। गवर्नमेंट जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है या बहुत पुरानी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक कैसे करती है। बहुत पुराने ज़माने में कुछ लोग गरीब थे, बहुत गरीब, और अब उनको अमीर बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? पैसे नहीं छाप रही, रिजर्वेशन कर रही है। किस चीज़ का रिजर्वेशन? गवर्नमेंट सीट में जॉब, कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ाई, मेरिट लिस्ट में आप कम नंबर पाओगे। जैसे डॉक्टर साहब हैं, मतलब क्या बोलते हैं, किसी को विश्वास दिलाना। एफर्मेटिव मतलब डायलॉग में सुना था, उसने पूछा था कोई चीज तो कहता नहीं। एफर्मेटिव एक्शंस मतलब कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ और अलग एक्शन लेते हो पॉजिटिव तरीके से, बट पॉजिटिव वो उसका अभी आज भी किसी को पता नहीं है कि रिजर्वेशन से क्या फ़ायदा होता है। अभी मैंने आर्टिकल पढ़ा था जिसमें कह रहे थे कि जो लोग अमीर हो जाते हैं, मतलब जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, जब वो अमीर हो जाएं तब उनको नहीं मिलना चाहिए रिजर्वेशन। और बात भी सच है। हमारे डॉक्टर साहब हैं वो हाँ ओबीसी हैं या शायद एससी हैं, पैथोलॉजिस्ट जो चंदन में फ़िलहाल हैं। उन्होंने टोटल 3 सीट बर्बाद की है। एक बार उन्होंने एमबीबीएस करने के बाद में पैथोलॉजी की पढ़ाई की, फिर से इम्तिहान दिया, उन्होंने सर्जरी की पढ़ाई की, उसके बाद फिर से इम्तिहान देकर अब रेडियोलॉजी कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। अब सर्जरी छोड़ दिया, बाद में पैथोलॉजी छोड़ देंगे। अरे इससे अच्छा किसी और को सीट मिल जाती। तो ये जो उनको रिजर्वेशन मिला, उनके अगर 100 में से 70 नंबर भी हैं तो भी उनका एडमिशन हो जाएगा, और अगर बड़ी मम्मी का 100 में से 90 नंबर है तब भी उनका एडमिशन नहीं होगा। इसको बोलते हैं रिजर्वेशन। तो ये क्लियर मुद्दा नहीं है। कह रहे हैं कि आर्टिकल्स की वजह से खाली ये नहीं हुआ कि लोगों ने अपने किसी खास चीज़ के बारे में, अबॉर्शन के बारे में पढ़ा तो अबॉर्शन का व्यूज़ चेंज हुआ, उनका बाकी चीज़ों में भी व्यूज़ चेंज होने लगा, जैसे कि डेथ पेनल्टी है या एफर्मेटिव एक्शंस है। If people read the binary version of the article, they defend their own perspective more than they showed an interest in their opponents. ये हमारे साथ भी होता है। अगर आपने वही चीज़ पढ़ी है जो आपको पसंद है तो आप उसी को एडवोकेट करोगे, और इसके अगेंस्ट में आपने कोई ऐसी चीज़ सुन ली जिसके अगेंस्ट आप हैं, उसको आप सुनते नहीं हैं और आप अपने ओपिनियन में और फिक्स्ड हो जाते हैं। फिर से बताता हूँ। इफ़ पीपल रेड बाइनरी वर्जन्स ऑफ आर्टिकल, मान लीजिए आपने ये पढ़ा, इस आर्टिकल में कह रहे हैं कि राष्ट्र में हिंदूवाद होना चाहिए,
मतलब हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिंदूज, ये है एक ओपिनियन। और दूसरा कहता है नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं बाइनरी वर्जन ऑफ आर्टिकल। लेकिन मान लो इसी में 10 टाइप के ओपिनियंस हों तो उसको बोलेंगे मल्टीट्यूड वर्जन ऑफ ओपिनियंस। तो अगर आप बाइनरी वर्जन करोगे तो लोग दूसरे वाले के ओपिनियंस में इंटरेस्टेड नहीं होते, अपने वाले को और मजबूत कर लेते हैं। इफ दे रीड द कॉम्प्लेक्सिफाइड वर्जन दे मेड अबाउट ट्वाइस एज मेनी कमेंट्स अबाउट कॉमन ग्राउंड्स एज अबाउट देयर ओन व्यूज। और अगर किसी को कॉम्प्लेक्सिफाइड वर्जन दो, मतलब मुश्किल वाला कंफ्यूजिंग वाला आर्टिकल दो, तो उन्होंने अपने आप को चेंज किया और कमेंट्स डालना शुरू किया कॉमन ग्राउंड्स के बारे में। इसलिए मैंने श्रद्धा को कहा है चीज़ों को और बारीकी से समझो, पापा क्या कहते थे या अभी भी क्या कहते हैं, तुम उनको समझा पाओगे आसानी से। दे असर्टेड फ्यूअर ओपिनियंस एंड आस्क्ड मोर क्वेश्चंस। ऐसे लोगों ने अपने ओपिनियंस को नहीं बोला। इसलिए मैं भी ये करता हूँ, जब बड़ी मम्मी कुछ बोलती है तो मैं चुप रहता हूँ। और जब उनको तो मेरा ओपिनियन वैसे भी पता है, मुझे उनका ओपिनियन जानना है। और मुझे लगता है पास्ट 6-7 सालों में जो आप लोगों के साथ या जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के साथ मैं यही अनकॉन्शियसली करता रहा हूँ। क्या? मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। आज मैंने जब क्लास बना ली, क्लास बनाने के बाद मैंने अपने बारे में बताना शुरू किया कि मैं कैसे घर छोड़ के भागा था, फिर क्या हुआ। सारे तीनों चारों हंसने लगे। तब जाकर के एक ने बताया सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। मैंने उनसे किसी से पूछा नहीं, मैंने किसी को कहा नहीं अपनी प्रॉब्लम बताओ, लेकिन बताना शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन दे जनरेटेड मोर सोफिस्टिकेटेड हायर क्वालिटी पोजिशन स्टेटमेंट। हर एक चीज़ के बारे में या तो बेकार ओपिनियंस हैं या तो अच्छे ओपिनियंस हैं। जैसे कट्टरवाद, हिंदू और मुस्लिम के बारे में बेकार ओपिनियन क्या है? हिंदू मुस्लिम में बेकार ओपिनियन क्या है? हिंदू मुस्लिम में मतलब एक देश में, हिंदुओं का देश में हिंदू को ज़्यादा राइट मिलना चाहिए, मुस्लिमों को या माइनॉरिटीज़ को नहीं मिलना चाहिए। यही तो हुआ। मिलना बराबर चाहिए। मुस्लिमों के साथ में इस समय ज़्यादा जाति हो रही है, पता है ना आपको? नहीं? हाँ। तो ये कट्टरवाद है, ये बाइनरी वर्जन है। दे जनरेटेड मोर सोफिस्टिकेटेड। और अच्छा, इसी में ज़्यादा समझदारी वाला वर्जन क्या होगा? हिंदू मुस्लिम एक तरफ कट्टर हो, हिंदू टाइप की जगह पर रहे, मुस्लिम टाइप की जगह पर रहे, तो उसमें अच्छा वर्जन क्या होगा? जैसे सबसे कट्टर ओपिनियन तो ये होगा। कट्टर नहीं, आप उल्टा बताइए, हायर वर्जन। मिलजुल के रहे, बराबर के राइट्स हो। कोई एग्जांपल दीजिए जहाँ पर मिलजुल के रह रहे हैं, बराबर के राइट्स हैं लोगों के पास। मैं खुद ही ईदगाह में रहता हूँ, हमेशा से मिलजुल के ही रहे हैं हम लोग, लेकिन Right. अब थोड़ा सा दिखता है कि बाइफर्केशन हो गया है और अलग-अलग। इसी का प्योर आंसर है रमण महर्षि का आश्रम, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन। वहाँ जाओ तो पता ही नहीं चलता आप हिंदू से बात कर रहे हैं कि मुस्लिम से बात कर रहे हैं कि बर्मा से बात कर रहे हैं कि बनिया से बात कर रहे हैं, नहीं मालूम पड़ता। तो ये जो लोग हैं ना, ये लोग हायर चीज़ें बात करते हैं, ये मेडिटेशन की बारे में बात करते हैं। तो कह रहे हैं जब लोग ऐसे लोग दे एंड अप कन्वर्सेशन दे जनरेटेड मोर सोफिस्टिकेटेड एंड हायर क्वालिटी पोजिशन स्टेटमेंट्स। जो लोग कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पढ़ते हैं, कृष्णमूर्ति को जब आप पढ़ते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ पढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों का सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत इंटेलिजेंट और हायर क्वालिटी का पोजिशन स्टेटमेंट होता है। वो एक इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट आदमी की तरह बात करते हैं, बेवकूफ़ की तरह बात नहीं करते। एंड बोथ पार्टीज कम अवे मोर सेटिस्फाइड। और जब दोनों लोग बात करते हैं, कट्टर लोग, वो ज़्यादा खुश होकर के एक दूसरे के दोस्त बन के वापस आते हैं, सेटिस्फाइड होकर वापस आते हैं। अब ऑथर कह रहे हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम आई स्ट्रगल्ड विथ हाउ टू हैंडल पॉलिटिक्स इन दिस बुक। बहुत सालों से बहुत टाइम से मैं परेशान था कि इस किताब में मैं पॉलिटिक्स को कैसे समझाऊं, क्योंकि इनका भी तो अपना ओपिनियन है, ये देना चाहते हैं आपको। आई डोंट हैव एनी सिल्वर बुलेट्स और सिंपल ब्रिजेस अक्रॉस वाइडनिंग गल्फ। इस समय जो पॉलिटिक्स की वजह से लोग डिवाइड होते जा रहे हैं, उसका मेरे पास कोई सिल्वर बुलेट नहीं था। सिल्वर बुलेट मतलब सिल्वर का बुलेट चाहिए क्या? गोली मारनी है क्या? सिल्वर बुलेट क्या होता है? आपने वो पिक्चर देखी नहीं, सुपरनैचुरल? उसमें एक येलो आइड डीमन होता है और उसको मारने के लिए एक होती है बुलेट सिल्वर की, उसी से मरता है वो, जैसे ब्रह्मास्त्र। उसी चीज से मर सकते हैं। कोई एक ओपिनियन जो एकदम स्पेशल है बाकी सारे से। मेरे पास कोई सीधा साधा आंसर नहीं है, एक आंसर, या मेरे पास कोई सिंपल ब्रिज नहीं है कि मैं लोगों की दोस्ती करा दूं, एक लोग यहाँ है, एक लोग यहाँ है, बीच में ब्रिज बना दूं, मेरे पास नहीं है।
आई डोंट रियली इवन बिलीव इन पॉलिटिकल पार्टीज। ऑथर कहते हैं मैं तो पॉलिटिकल पार्टीज में भी विश्वास नहीं करता हूं कि पार्टीज होनी चाहिए। एज एन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट आई वॉन्ट टू वेट कैंडिडेट्स लीडरशिप स्किल बिफोर आई वरी अबाउट देयर पॉलिसी पोजिशन। भाई वाह, कह रहे हैं मैं तो एक कैंडिडेट को पहले देखना चाहता हूं कि उसके अंदर भी लीडरशिप स्किल कैसी है, इसके पहले कि आप पॉलिसी के बारे में पूछें। अभी क्या हो रहा है, बीजेपी की पॉलिसी क्या है, बताओ बताओ बताओ, और लीडर कौन है, रेपिस्ट। आप कितनी अच्छी पॉलिटिकल पॉलिसीज बना लो, लेकिन अगर लीडर्स बेकार हैं तो कहां से अच्छा हो पाएगा। एज अ सिटीजन आई बिलीव इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन ईच इशू। बोलते हैं एक साइकोलॉजिस्ट की तरह, एक सिटीजन की तरह मेरा काम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन ईच इशू। मेरा अपना ओपिनियन होना चाहिए, हर चीज़ के लिए मेरा अपना ओपिनियन होना चाहिए। श्रीश का ओपिनियन अपना होना चाहिए, हर किसी का अपना होना चाहिए। अभी क्या होता है, अच्छा अगर ये भाई साहब ये मानते हैं तो मैं इनकी बात मान लेता हूँ, ये टिपिकल बायस्ड ओपिनियन है। बचपन से ही ऐसे हम लोग को ट्रेन किया गया है, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं जहाँ पर डिवाइडेड चीज़ें हो रही हैं। Eventually, I decided that the best way to stay above the fray was explore the moments that affect us all the individuals, the charged conversations we have in person and online. बोलते फिर मुझे समझ में आया कि पॉलिटिक्स को कैसे हैंडल करना है। कैसे करना है, उन मोमेंट्स को लो जो सबसे ज़्यादा चार्ज्ड हैं। कोई मुद्दा है, उस पर खूब लोग बहस कर रहे हैं, उसको पकड़ो। या किसी के साथ आप बात कर रहे हैं, खूब गर्मा गर्मी वाली बात है, उसको ज़रूर करो, उसके बारे में बात भी करो, सोचो भी। रेजिस्टिंग द इम्पल्स टू सिंप्लीफाई इज अ स्टेप टूवर्ड्स बिकमिंग मोर आर्ग्यूमेंट लिटरेट। हम लोग पता है लोगों से बात क्यों नहीं करते, जो हमसे हमारे अगेंस्ट बोलते हैं या हमारे जैसे नहीं बोलते हैं, हम उनसे बात क्यों नहीं करते, क्योंकि हम आर्ग्यूमेंट लिटरेट नहीं है। आर्ग्यूमेंट लिटरेट मतलब एग्जैक्टली, ये आर्ग्यूमेंट मतलब बहस नहीं। आर्गुमेंट मतलब अपनी बात को रख पाना, फिर आपकी बात को सुनना, रिफ्लेक्ट करना, फिर उस रिफ्लेक्शन में से आपको कुछ बताना, फिर आपकी और बात को सुनना। ऐसे करके हम आर्गुमेंट करना नहीं जानते। और ये क्यों नहीं जानते, क्योंकि हम बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से सोचते हैं। हमारे माइंड की टेंडेंसी है, इम्पल्स है सिंप्लीफाई करना। अगर आप सिंप्लीफाई ना करें चीज़ों को तो आप आर्गुमेंट लिटरेट हो जाएंगे। Doing so has profound implication for how we communicate about polarizing issues. अगर ऐसा होता है, आप लोग चीज़ों को सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, तो बहुत बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा दुनिया में। सारे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ में जब आप किसी को बताएंगे तो वो उसकी भी बात सुनेंगे और चीज़ें इतनी डिवाइडेड नहीं रहेंगी। In traditional media, it can help journalists open people's mind to uncomfortable facts. जर्नलिस्ट अभी क्या करते हैं, जो चीज़ वो बिलीव करते हैं वो खोजते हैं। अब क्या हुआ, ध्रुव राठी के साथ ये नहीं हुआ कि वो बीजेपी की कुछ अच्छी चीज़ें भी लेकर आए। उसकी सारे वीडियोस में बीजेपी खराब खराब खराब, विलेन विलेन विलेन। वो बोलता है कि नहीं नहीं अगर कुछ अच्छा करेगी तो बताऊंगा, लेकिन आज तक कोई अच्छा का वीडियो बनाया नहीं उसने। तो कह रहे हैं हम जब इंटरनेट पे काम करते हैं, सोशल मीडिया पे, तो हम अपने अपने चीज़ों के हिसाब से जिसमें कंफर्टेबल हैं उसी को देखते हैं। अगर आप ओवर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो आप ऐसा नहीं करेंगे। आप ट्विटर टिप्स और फेसबुक फाइट्स में और जिम्मेदार तरीके से बात करेंगे। एट फैमिली गैदरिंग इट माइट नॉट लैंड यू ऑन द सेम पेज एज योर लास्ट फेवरेट अंकल, बट इट कैन वेरी वेल प्रिवेंट अ सीमिंगली इनोसेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम एक्सप्लोडिंग इनटू एन इमोशनल इन्फर्नो। इन्फर्नो क्या होता है? आग। हाँ, भट्टी। कह रहे हैं अगर आप अपने घर पे बात कर रहे हैं और कोई बड़ा गर्मा गर्मी का मुद्दा आ गया, तो उसमें हो सकता है आप अपने अंकल से सेम ओपिनियन न रखें, लेकिन आपकी बातचीत इमोशनल इन्फर्मो नहीं बन जाएगी, या तो एक्सप्लोड नहीं कर जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आप कॉम्प्लेक्स तरीके से अगर सोच रहे होगे तो आप उस सेम पेज पे नहीं पहुंचोगे, लेकिन कदम से वो लड़ाई तो नहीं। शादी किस लिए की जाती है? खाली सेक्स करने के लिए, और किस लिए? ये है इमोशनल इन्फर्नो, जिसके लिए हम बाद में पछताते हैं, हमने ऐसा क्यों बोल दिया, और सामने वाला जिंदगी भर उसको याद रखता है। ऐसा नहीं होगा। एंड इन डिस्कशन ऑफ पॉलिसीज दैट अफेक्ट ऑल आवर लाइव्स, इट माइट ब्रिंग अस बेटर मोर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस सूनर। और ज़िंदगी में जो इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, उसमें हम शायद जो अच्छे, सबके लिए अच्छे हों, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हों, वो जल्दी आ जाए।
दैट्स व्हाट दिस सेक्शन इज ऑफ द बुक इज ऑल अबाउट। इसी चीज़ के बारे में अब आगे का सेक्शन चलेगा। देखिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और, लास्ट लाइन है, अप्लाइंग रीथिंकिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स सो वी कैन कीप लर्निंग एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। अपने को रीथिंकिंग करना है अलग अलग पार्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में, दैट वी कैन कीप लर्निंग एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, ताकि हम हर एक स्टेज पर सीखते रहें। अभी आपकी स्टेज पर लगता है नहीं स्पिरिचुअलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरी स्टेज पर लगता है नहीं बिजनेस भी इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग भी इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रासाउंड भी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कुछ भी नहीं पता मुझे, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और इसी को फोटो देखिए कितना अच्छे से समझाया है। सिंपल बट रॉन्ग आंसर से क्या हो रहा है, सिंपल बट रॉन्ग आंसर से देखिए क्या हो रहा है, भीड़ इकट्ठी हो गई दो पार्ट में। खाई में जाके गिर रहे हैं। और जो कॉम्प्लेक्स बट राइट आंसर से क्या हो रहा है, वो एक एक आदमी का अपना ओपिनियन है, एक एक आदमी चल रहा है। इधर बुक भी रखी है। सही, बुक भी रखी है पढ़ने के लिए कि आदमी पढ़ रहा है, अपना ओपिनियन बना रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। और इस केस में आपकी मदद फिलहाल मुझे लगता है बहुत अच्छे आर्टिकल्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप पर ज़्यादातर इसी तरह के डिवाइडेड ओपिनियंस आते हैं। बट आज की लेसन क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन? मेक इट कॉम्प्लेक्स। यस, कॉम्प्लेक्सिफाई करो और मुश्किल करो। किसी मुद्दे के बारे में जो आप सोच रहे हो उसके बारे में और कॉम्प्लेक्स ओपिनियंस रखो, खोजो। एग्जांपल को दीजिए, कैसे कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ करूँ मैं? जैसे आप अभी कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स खुद के लिए कर रहे हैं। आप देखिए, पढ़िए हाउ फिल्म्स फेल, वाई फिल्म इंडस्ट्री इज़ अ बैड इंडस्ट्री। तो आपको दूसरे इंडस्ट्रीज़ के बारे में एक पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए मौका मिलेगा, प्लस अपने बारे में पता चलेगा कि मेरा क्या हश्र हो सकता है। अभी मैंने बहुत सी किताबें खरीदी हैं जो मेरे रिलेशनशिप में है ही नहीं। मैंने खरीदा है स्टैटिस्टिक्स की बुक्स, हालांकि अभी पढ़ा नहीं मैंने। एआई की कितनी बुक्स खरीदी हैं। जिस चीज़ के बारे में नहीं पता आप उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करो, और स्पेशली वो चीज़ें जो मुझे लगता है यार बहुत मुश्किल है, बहुत ख़राब है। इतना मुश्किल नहीं है, जब आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बनाते हैं उसके ऊपर सेकंड कॉन्सेप्ट बनता है। आज आप सब के सब एक साइकोलॉजिस्ट की तरह सोच पा रहे हैं, एक ज़ुनोगी की तरह सोच पा रहे हैं, क्योंकि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट IESM, जब आप उस किताब को उठाओ अकेले पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे शायद, लेकिन उसका अब एक बेस बन गया। अनत्ता, मुझे आइडिया कभी समझ में नहीं आया था, लेकिन बुद्ध की किताब से समझ में आया। अनत्ता मतलब वो दुनिया जो कुछ मैं नहीं हूँ, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। फिर जो बचा वो मैं हूँ। अत्ता मतलब आत्मा, मैं हूँ। बुद्ध का ये ओपिनियन था, ये कभी समझ नहीं पाया था मैं। मुझे लगता था बुद्ध मानी आँख बंद करके ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो बस, और भीख मांगो। तो जो चीज़ें आपको नहीं पता उसको खोजो, अलग अलग टाइप की बुक्स पढ़ो। मैंने इंटरेस्ट रेट के ऊपर एक बुक मंगाई है, इन्फिनिटी के ऊपर एक बुक मंगाई है। जब मुझे स्पिरिचुअलिटी में पता चल गया है कि इन्फिनिटी मतलब भगवान, तो मुझे किसी साइंटिस्ट की किताब पढ़ने की क्यों ज़रूरत है? ताकि मैं और हायर क्या था, मोर सोफिस्टिकेटेड स्टेटमेंट बना सकूं। सोफिस्टिकेटेड हायर क्वालिटी पोजीशन स्टेटमेंट। गांधी, रमण, कृष्णमूर्ति जो बातें करते हैं वो है हायर क्वालिटी पोजीशन स्टेटमेंट।